आपके साथ जया शर्मा। बंसल न्यूज की खास पेशकश आयुष्मान में आप सभी का बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर कुछ खास जानकारी दी जाती है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुके हैं डॉक्टर यूसुफ मेमन, जो संजीवनी सीबीसीसी कैंसर अस्पताल रायपुर के वरिष्ठ कैंसर सर्जन हैं। डॉक्टर यूसुफ मेमन, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए, आज हम कैंसर के बारे में जानेंगे। कैंसर क्या है, कैंसर के इलाज क्या है, इसके सिम्टम क्या है, ये तमाम जानकारी आज हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहला सवाल डॉक्टर यूसुफ आपसे मेरा यही है कि जरा कैंसर के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए कि आखिर कैंसर क्या है और क्या इसके लक्षण होते हैं। सर देखिए, जब हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं, हम सभी जानते हैं कि ये आपस में विभाजित होती हैं और कहीं पर भी ग्रोथ होता है या रिपेयर होता है, वो करके उसका ग्रोथ रुक जाता है। लेकिन कैंसर में क्या होता है कि जीन या डीएनए में क्षति होने के कारण, म्यूटेशन होने के कारण ये कोशिकाएं अनियंत्रित ढंग से बढ़ने लगती हैं, संख्या में बढ़ने लगती हैं और शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलने लगती हैं। इसे कैंसर कहते हैं। सर, लेकिन इसे समझना चाहेंगे क्योंकि कैंसर का नाम सुनते ही इंसान के दिमाग में सबसे पहले डर आ जाता है कि कैंसर है, कैसे ठीक होगा, क्या होगा, आगे भगवान जाने क्या होगा। इस तरह की बातें अमूमन आम इंसान के दिमाग में उस समय आती ही हैं। लेकिन ये समझना चाहेंगे कि आखिर इसके होने के कारण क्या होते हैं, क्या होता है बॉडी में, ऐसे कौन से बदलाव होते हैं जो कैंसर के रूप में आगे चल के परिवर्तित हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे जीन में या डीएनए में डैमेज होने की वजह से नॉर्मल कोशिकाएं कैंसरस कोशिकाओं में बदलती हैं। तो ये कैंसर, ये जीन में डीएनए में डैमेज क्यों होता है? हमने ये देखा है, स्टडीज़ में पाया गया है कि 30 to 35% केसेस में गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, शराब, इनकी वजह से हमारे कोशिकाओं के जीन में डीएनए में डैमेज होता है, म्यूटेशन होता है और कैंसर होता है। इसी तरह से हमारी दिनचर्या, हमारी जीवन शैली, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा आहार, जो हम खाना खाते हैं, हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं, हमारा वजन जो है वो बराबर एक नॉर्मल जो वेट होना चाहिए वो हम मेंटेन करते हैं कि नहीं करते हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस से भी जो है हमारे शरीर के कोशिकाओं में बहुत नुकसान होता है, हमारे जीन में डीएनए में डैमेज होता है और नॉर्मल कोशिकाएं कैंसरस कोशिकाओं में बदलती हैं। इसके अलावा बहुत सारे इन्फेक्शंस जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, ये भी कैंसर कराते हैं। जैसे कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया है, ये स्टमक का कैंसर कराता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये सर्वाइकल कैंसर कराते हैं। एड्स के जो वायरस होते हैं वो भी बहुत सारे कैंसर कराते हैं। तो ये इन्फेक्शंस भी जो हैं वो कैंसर कराते हैं। और 10% केसेस में, 5 to 10% केसेस में जेनेटिक म्यूटेशंस जो होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं, यानी कि माँ बाप से बच्चों में आते हैं। तो 5 से 10% केसेस में कैंसर जो होते हैं वो जेनेटिक भी होते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर यूसुफ आपने दी है कि कैंसर जेनेटिक भी होते हैं। देखिए, नशा, अल्कोहल, शराब का सेवन करना, सिगरेट पीना, ये तमाम चीज़ें तो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती ही हैं कैंसर में। लेकिन जेनेटिक होना, ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि कैंसर का एक प्रमुख कारण जेनेटिक होना भी होता है। सर, आपसे समझना चाहूँगी, और भी कई सवाल इस वक्त मेरे जहन में है, लेकिन क्योंकि कुछ बातें आपने अभी अपनी चर्चा के दौरान कही हैं। स्ट्रेस आज के टाइम की अगर हम बात करें तो बहुत आम हो गया है। बहुत आम, यानी कि आप एक छोटे से बच्चे को ले लीजिए जिसे पढ़ाई के दौरान स्ट्रेस होता है, आप युवाओं को ले लीजिए जिन्हें जॉब का, करियर का लेकर स्ट्रेस होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस होता है। तो ऐसे में उन लोगों को क्या करना चाहिए सर कि वो कैंसर में तब्दील ना हो, एक गंभीर बीमारी ना बने आपकी छोटी सी टेंशन? देखिए, ये एक अलग ही साइंस है जिसे हम इंटीग्रेटेड होलिस्टिक ऑन्कोलॉजी अप्रोच कहते हैं और इसमें प्रिवेंशन का बड़ा रोल है। यानी कि हम गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट, इन चीज़ों को छोड़ते हैं तो हम कैंसर से बचते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमें स्ट्रेस से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
स्ट्रेस और हमारी इमोशनल जो फीलिंग्स हैं उसकी वजह से भी हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बड़ा नुकसान पहुंचता है। हमारी कोशिकाओं में जीन में डैमेज होता है और नॉर्मल कोशिकाएं कैंसर्स में बदलती हैं। स्टडीज़ में पाया गया है, होलिस्टिक इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी अप्रोच में हम ये जानते हैं कि इमोशंस का हमारे शरीर पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। और जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों में जेलसी ज़्यादा होती है उन लोगों में लीवर कैंसर ज़्यादा होता है, जिन लोगों में फियर ज़्यादा होता है उन लोगों में किडनी का कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है, जिन लोगों में ग्रीफ होता है उन लोगों में लंग कैंसर की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये एक पूरा अलग साइंस है, होलिस्टिक इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी इसको हम कहते हैं। और हमारे अस्पताल में भी इसकी सुविधाएं हैं, जिसमें डॉक्टर अनिल गुप्ता हैं जो इसमें पीएचडी हैं, ही हिमसेल्फ इज एमबीबीएस एंड एमएस। इसके अलावा उन्होंने होलिस्टिक हेल्थ केयर में पीएचडी किया है, उनकी भी हमारे यहाँ सुविधाएं मिलती हैं। और हम लोगों की लाइफ स्टाइल को चेंज करके उन्हें हम कैंसर को एक तो होने से रोकते हैं, और जिनको कैंसर हो चुका है उनमें जल्दी वो स्वस्थ हों, दोबारा उनमें कैंसर ना हो, इसका हम प्रयास करते हैं। डॉक्टर मेमन, कैंसर को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ज़रा ये बताइए कि कैंसर के सिम्टम क्या होते हैं, कितने प्रकार का कैंसर होता है, और क्या जितने भी टाइप ऑफ कैंसर हैं उन सभी के अलग अलग लक्षण होते हैं? देखिए, हमारे शरीर में कैंसर शरीर के अन्य अलग अलग अंगों में होता है और उसके हिसाब से अलग अलग लक्षण होते हैं। लेकिन हमारे शरीर में कुछ कॉमन कैंसर्स हैं जिनके कॉमन लक्षण होते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कि अगर शरीर के किसी हिस्से में कोई गांठ हो गया है, जैसे स्तन में गांठ हो गया है या बगलों में गांठ हो गया है, गले में गांठ हो गया है और वो लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा है, अगर हमारे मुंह में कोई छाला हो गया है, अल्सर हो गया है जो लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा है, थोड़ा खाना खाने पर पेट भर जाता है, अपच होता है, लैट्रिन के रास्ते से, यूरिन के रास्ते से या बच्चेदानी के रास्ते से ब्लड जा रहा है, महिलाओं में माहवारी लंबे समय तक आ रही है, बार बार आ रही है, हमारे आवाज़ में बदलाव आ गया है जो ठीक नहीं हो रहा है, खांसी में खून हो रहा है, बुजुर्ग पुरुषों में अगर वो बार बार रात के लिए यूरिन में उठते हैं, यूरिन में परेशानी हो रही है, यूरिन लीक हो जाता है, उनको बार बार यूरिन लगता है, यूरिन करने में फोर्स में कमी आ जाती है, दिक्कत होता है, तो ये सारे जो लक्षण हैं ये कैंसर के हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये कैंसर हों। तो हमें डॉक्टर से इस तरह के लक्षण आने पर जांच करानी चाहिए, और अगर वो कैंसर है तो बहुत ही छोटे छोटे जांच होते हैं, उन जांचों से हम पहचान सकते हैं कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है। ये बेहद महत्वपूर्ण डॉक्टर मेमन आपने जानकारी दी है, क्योंकि कई बार हम अमूमन देखते हैं कि आपकी डेली लाइफ जो होती है उसमें इस तरह की चीज़ें होती हैं जिन्हें आप इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि हम भी अपने दर्शकों को इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि कैंसर के सिम्टम क्या होते हैं, शुरुआती जो संकेत हैं वो क्या होते हैं, आवाज़ में बदलाव होना, गांठ होना, गठान होना, मुंह के अंदर गठान होना, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो कैंसर के शुरुआती लक्षण होते हैं। अगर शुरुआत में ही आप कैंसर पर ध्यान दे लें, इस पर पकड़ कर लेते हैं, तो आगे चल के इसे जड़ से खत्म किया जा सकता है, वरना आगे चलकर ये और भी ज्यादा परेशानी आपके लिए पैदा कर सकता है। डॉक्टर मेमन, अगला सवाल मेरा आपसे बच्चों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बच्चों में भी अब हम कैंसर को देख रहे हैं जो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों में कैंसर क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, किस प्रकार का कैंसर बहुत ज्यादा आप डील करते हैं जो बच्चों में होता है? देखिए, बच्चों में मुख्य रूप से ब्लड से रिलेटेड कैंसर्स ज़्यादा होते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा बच्चों में ल्यूकेमिया होता है, उसके बाद लिम्फोमा होता है, और उसके बाद बच्चों में ब्रेन ट्यूमर या आँखों के कैंसर जैसे रेटिनोब्लास्टोमा, या एड्रिनल ग्लैंड से संबंधित कैंसर जैसे न्यूरोब्लास्टोमा, या किडनी से संबंधित कैंसर जिसे हम विल्ब्स ट्यूमर कहते हैं, ये होते हैं। हालांकि कैंसर होना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन बच्चों के केसेस में अच्छी बात यह है कि 80 to 85% केसेस में बच्चे ट्रीटमेंट को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं और वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। और यूजुअली कीमोथेरेपी का, खास करके ल्यूकेमिया में, लिम्फोमा में कीमोथेरेपी से ही पेशेंट इंजेक्शन से, दवाइयों से ही ठीक हो जाते हैं। अगर कोई बच्चा जिसे बार बार बुखार आ रहा हो, अगर वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया हो, रात में सोता नहीं हो, दिन में सोता नहीं हो, रो ज़्यादा रहा हो, अचानक से उसका वज़न कम हो रहा हो,
अगर उसके गले में बगल में गांठें आ रही हों और वो जो है रात में बार बार उठ जाता है, चिड़चिड़ा हो रहा है, इस तरह के लक्षण अगर आते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए, ये कैंसर के लक्षण भी हो सकते हैं। बिल्कुल, और ये ध्यान देने की ज़रूरत पेरेंट्स को ही होगी डॉक्टर मेमन, जो कि बच्चों पर लगातार नज़र भी रखें, उनके बच्चों पर किस तरह के उनकी बॉडी में सिम्टम हो रहे हैं, क्या परेशानियां हो रही है, क्योंकि छोटे बच्चे कई बार अपनी बातें बोल नहीं पाते हैं, कह नहीं पाते, इसलिए पेरेंट्स को ही ध्यान रखना होता है कि उनके बच्चे को आखिर बॉडी में क्या कुछ तकलीफें हैं। डॉक्टर मेमन, सवाल मेरा आपसे ये है कि कैंसर, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि अमूमन जैसे ही इसका नाम आता है लोगों के दिमाग में एक डर सा आ जाता है कि अरे भाई हमें तो कैंसर हो गया। तो ऐसे में सबसे पहला सवाल उनके जहन में ये भी रहता है कि क्या ये जड़ से ख़त्म हो पाएगा, क्या कैंसर अगर है तो हम अभी जो लाइफ जी रहे थे अभी तक, वो आगे हमारी लाइफ वैसे ही हो पाएगी? बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैंसर जो है वो पूरी तरह से क्यूरेबल है, पेशेंट्स पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, खासकर कि स्टेज 1 स्टेज 2 में तो वो पूरे ही ठीक हो जाते हैं और स्टेज 3 में भी ठीक होने की संभावना 60% से ज़्यादा होती है। मैं तो ये कहूँगा कि अब स्टेज 4 में भी नए ट्रीटमेंट्स जो आ गए हैं, जैसे कि इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी, इसकी वजह से हम चौथे स्टेज में भी कैंसर को कई बार पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं और कई बार हम उसे लंबे समय तक के दबा के रख सकते हैं। डॉक्टर मेमन, बच्चों के बाद अब मैं बात महिलाओं की करूं तो महिलाओं में भी कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल हम देख रहे हैं बढ़ने लगा है। हालांकि इसको लेकर जागरूकता भी नज़र आ रही है, लेकिन मैं समझना चाहूँगी जो भी महिला दर्शक इस वक्त आपको देख रही हैं, सुन रही हैं, उन्हें ज़रा जानकारी दीजिए कि महिलाओं में कौन सा कैंसर सबसे ज़्यादा होता है और क्यों होता है, साथ ही कैसे इसे पहचाना जाए, इसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, महिलाओं में, हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में सबसे ज़्यादा होता है और ये शहरी महिलाओं में ज़्यादा होता है। ब्रेस्ट कैंसर के होने के कारण इस तरह से होते हैं कि 10 to 15% केसेस में आनुवांशिक भी होते हैं, लेकिन अगेन लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से ब्रेस्ट के कैंसर ज़्यादा होते हैं। जैसे बच्चों को दूध नहीं पिलाना, अधिक उम्र में शादी करना या शादी नहीं करना, पहला बच्चा अधिक एज में होना, जैसे 35 के बाद पहला बच्चा होना, तो इस तरह के जो ये जो स्थितियां आजकल शहरी महिलाओं में ज़्यादा बनती हैं, तो शहरी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसी तरह से पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम को कम करने के लिए महिलाओं में आजकल हार्मोन थेरेपी लेने की ये जो आदतें जो हैं या गायनेकोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब थोड़ा करते हैं, तो ये हार्मोन थेरेपी भी जो है महिलाओं में एक प्रकार से ब्रेस्ट कैंसर के कारण है। इसी तरह से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं, गर्भ निरोधक दवाइयाँ, इसमें भी हार्मोन्स ज़्यादा होते हैं। बॉडी में इस तरह का एस्ट्रोजन हार्मोन का एक्सपोजर ज़्यादा होने से ब्रेस्ट कैंसर की संभावना बढ़ती है। इसी तरह से हमने देखा है कि ग्रामीण महिलाओं में सर्वाइकल या गर्भाशय मुख का कैंसर ज़्यादा होता है। ये सर्वाइकल कैंसर जो होते हैं, ये एक प्रकार के वायरस होते हैं, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसके इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। और ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है, इनका इन्फेक्शन उन महिलाओं में ज़्यादा होता है जो कम उम्र में सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। तो गाँवों में बाल विवाह होने के कारण महिलाओं में, लड़कियों में जल्दी सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होने से इस वायरस का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, तो महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि इस कैंसर के अगेंस्ट अब वैक्सीन बन चुका है और ये वैक्सीन लगाने से हम सर्वाइकल कैंसर होने से 80 to 90% केसेस को हम रोक सकते हैं। सर, लेकिन इसे पहचाना कैसे जाए? सर्वाइकल कैंसर हो, जैसे कि आपने ग्रामीण और शहरी महिलाओं का भी जिक्र किया है इस चर्चा में, ग्रामीण हम क्षेत्रों में देखें तो महिलाओं में अवेयरनेस थोड़ी सी कम होती है, नहीं उन्हें इतना समझ में आता है कि आखिर क्या है। अगर उनकी बॉडी में कोई दिक्कत होती तो वो नहीं समझ पाती कि आगे चलकर कितना गंभीर हो सकता है। तो ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए कि सर्वाइकल कैंसर और उसके साथ ही ब्रेस्ट कैंसर, इनके सिम्टम क्या होते हैं, कैसे महिलाएं इन्हें पहचानें? देखिए, अगर किसी महिला में बार बार श्वेत प्रदार आ रहा हो, वाइट डिस्चार्ज हो रहा हो,
खून ज़्यादा आ रहा हो, माहवारी के अलावा भी बीच बीच में खून ज़्यादा आ रहा हो, तो ये सर्वाइकल कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। हमें स्पेशलिस्ट या स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। और इसमें बहुत ही सिंपल सी जांच होती है जिसे हम पैप स्मीयर कहते हैं। पैप स्मीयर में ब्रश के माध्यम से बच्चेदानी के रास्ते की पानी को माइक्रोस्कोप से टेस्ट किया जाता है और कैंसर को हम शुरुआती स्टेज में पहचान सकते हैं। इसी तरह से ब्रेस्ट कैंसर में अगर ब्रेस्ट में कोई गांठ आ रही हो, बगलों में कोई गांठ आ रहा हो, ब्रेस्ट के आकार में परिवर्तन हो रहा हो, निपल से डिस्चार्ज आ रहा हो, ब्रेस्ट का स्किन थिक हो गया हो, उसमें रेडनेस आ रही हो, लाल लाल हो चुका हो, थिकनेस आ गई हो, तो ये ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी महिलाओं को इससे बचने के लिए या शुरुआती स्टेज में पहचान करने के लिए सेल्फ ब्रेस्ट यानी स्वयं स्तन परीक्षा करनी चाहिए। स्वयं स्तन परीक्षा में महिलाओं को माहवारी के 14वें दिन आईने के सामने खड़े होकर अपने ब्रेस्ट को खुद से अपने हाथों से और आईने में देखकर एग्जामिन करना चाहिए। अगर उनको कोई भी इसमें असामान्यता दिख रही है तो तुरंत अपने महिला रोग विशेषज्ञ से या स्पेशलिस्ट से संपर्क करना चाहिए। अगर ऐसे कोई लक्षण दिखते हैं तो मैमोग्राफी एक ब्रेस्ट का एक्सरे होता है जो बहुत ही सिंपल एक्सरे है जो सभी जगह में अवेलेबल है, ये कराना चाहिए। खासकर कि 40 साल के ऊपर की महिलाओं को अगर फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो 3 साल से 5 साल में ये बिना किसी सिम्टम होने पर भी हमको मैमोग्राफी करानी चाहिए, तो हम शुरुआती स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर को पहचान सकते हैं। बिल्कुल सर, देखिए कैंसर के बारे में तो हमारे दर्शकों को निश्चित तौर पर अब कई बातें समझ में आ गई होगी, कई सवाल उनके थे जिनका जवाब उन्हें मिला, लेकिन अब जरा इलाज के बारे में जान लेते हैं। कैंसर का इलाज क्या होता है, साथ ही किस प्रकार से इसका इलाज किया जाता है, ये जानकारी भी दीजिए। और स्टेजेस के बारे में मैं जानना चाहूँगी कि क्या हर स्टेज में अलग अलग इलाज पेशेंट को मिलता है? देखिए, कैंसर का इलाज मुख्य रूप से 3 तरह से होता है: कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। तो कैंसर सर्जरी में हम ऑपरेट करके कैंसर को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। और आजकल बहुत नई नई तकनीकें जो कि आ चुकी हैं, जो संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल रायपुर में भी उपलब्ध हैं, जिसमें लैप्रोस्कोपिक कैंसर सर्जरी यानी दूरबीन से कैंसर को पूरा ऑपरेट करके निकालना, और रोबोटिक सर्जरी जिसमें रोबोट के माध्यम से दूरबीन के द्वारा कैंसर को पूरी तरह से जड़ से निकालना। इससे फायदे ये होते हैं कि हम छोटे चीरे से हम कैंसर को पूरी तरह से निकाल सकते हैं। लेप्रोस्कोप में और खास करके रोबोटिक सर्जरी में ये होता है कि हम मैग्नीफाइड व्यू हमें दिखता है, जिससे छोटे छोटे कैंसर के सेल्स जिनकी छूटने की संभावना होती है, जैसे 2-3 मिलीमीटर की कोई गांठें हैं जो छूटने की संभावना रहती है, जो जिस आर्गन में कैंसर हुआ है उसके अगल बगल कहीं पे है ये, तो ये रोबोटिक सर्जरी में बहुत आसानी से मैग्नीफिकेशन में दिख जाते हैं और हम उसे पूरी तरह से निकाल पाते हैं। दूसरी पद्धति होती है कीमोथेरेपी, जिसमें दवाइयों और इंजेक्शन से हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। और तीसरी पद्धति होती है रेडिएशन थेरेपी। इसमें हम रेडिएशन किरणों से कैंसर की कोशिकाओं को खत्म कर देते हैं और बीमारी को पूरी तरह से दबा देते हैं। आजकल मैंने जैसे कि आपको बताया कि इंटीग्रेटेड होलिस्टिक ऑन्कोलॉजी अप्रोच, इसमें हम कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी एवं रेडिएशन थेरेपी के अलावा आयुर्वेद एवं नेचुरोथेरेपी का भी उपयोग करते हैं। आयुर्वेद में हम लोगों को अच्छी डाइट, सामान्य भारतीय भोजन खाने, और उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको कहा स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो योगा, प्राणायाम, इसका हम सलाह देते हैं। और इसके अलावा नेचुरोपैथी में भी हम लोगों को रिलैक्स करने के लिए कहते हैं ताकि वो स्ट्रेस से दूर रहें। तो अगर कैंसर नहीं हुआ है तो वो ना हो, और अगर किसी को कैंसर हो भी चुका है तो दोबारा ना हो, इसके लिए होलिस्टिक इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी को भी हमने अपने ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल में शामिल किया है। डॉक्टर मेमन, इम्यूनोथेरेपी क्या होता है, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैंसर जो होता है वो हमारे शरीर की कोशिकाओं में डैमेज की वजह से होता है। तो इम्यूनोथेरेपी वो ट्रीटमेंट है जिसमें हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को ऐसा मजबूत किया जाता है कि वो जो है
कैंसर से हमारा शरीर में ही इम्यूनिटी बनती है और उससे फाइट होता है। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो इम्यूनोथेरेपी के अच्छे इंजेक्शंस आजकल आने लगे हैं जो हमारी शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, और दूसरा मैंने आपको बताया कि ये जो होलिस्टिक इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी अप्रोच है, इसके द्वारा भी हमने देखा है कि स्ट्रेस जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे हमारे शरीर में नेचुरल किलर सेल्स जो है वो कम हो जाते हैं और कैंसर होने या दोबारा होने की इसमें संभावना बढ़ जाती है। तो हम उसे स्ट्रेस फ्री करके पेशेंट को हम सलाह देके योगा प्राणायाम को उसमें इंटीग्रेट करके हम उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। डॉक्टर मेमन, अब मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि अगर किसी पेशेंट को कैंसर होता है तो उस दौरान उसकी जांचें किस प्रकार की होती हैं और किस तरह से उसका ध्यान रखा जाता है। साथ ही ये भी बताइए कि कैंसर के बाद लाइफस्टाइल आपकी कैसी होनी चाहिए और आपको किन बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। कैंसर के लिए सबसे ज़रूरी जो जांच होती है वो होता है बायोप्सी। बायोप्सी के बारे में लोगों में बहुत ही भ्रम है, मिथ है कि बायोप्सी करने से शरीर में कैंसर फैलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिना बायोप्सी के हम कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू ही नहीं कर सकते, क्योंकि बायोप्सी से हमें पहले तो ये मालूम चलता है कि वो कैंसर है या नहीं है। कई बार वो टीबी या दूसरी ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ होती हैं जो कैंसर जैसी दिखती हैं लेकिन वो कैंसर नहीं होती। तो बायोप्सी से हमें पहले ये पता चलता है कि वो कैंसर है या नहीं। उसके बाद हमें उससे ये पता चलता है कि ये कौन से प्रकार का कैंसर है, क्योंकि कैंसर के भी 4-5 अलग अलग प्रकार होते हैं और सही प्रकार पता चलने पर ही हम सही ढंग से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरा कैंसर में महत्वपूर्ण जो जांच होती है वो है मेटास्टेटिक वर्कअप, यानी कि कहीं बीमारी शरीर में फैला हुआ तो नहीं है। इसमें सबसे अच्छी जो जांच होती है वो होती है पेट स्कैन, जिसमें पूरे शरीर की सिर से लेकर पैर तक जांच की जाती है, क्योंकि कैंसर की ये टेंडेंसी होती है कि ये शरीर के दूसरे हिस्सों में फैली हो सकती है। तो अगर वो शरीर के किसी दूसरे हिस्से में फैला हुआ है और हमें ये नहीं पता चल पाया कि वो कहीं शरीर में दूसरे हिस्से में और भी फैला हुआ है और हमने एक ही जगह का इलाज कर दिया, तो वो ट्रीटमेंट जल्दी ही फेल होने की संभावना होती है। पेट स्कैन के अलावा एमआरआई और सीटी स्कैन भी जो है, जहां पेट स्कैन अवेलेबल ना हो तो सीटी स्कैन या एमआरआई से भी हम मेटास्टेटिक वर्कअप कर सकते हैं। डॉक्टर मेमन, अब जरा आपके हॉस्पिटल के बारे में बात कर लेते हैं। संजीवनी सीबीसीसी कैंसर अस्पताल, यहाँ पर किस तरह के संसाधन कैंसर से लड़ने के लिए मौजूद हैं? साथ ही आप जैसे सीनियर डॉक्टर्स जो पेशेंट वहाँ पर आते हैं, जो डर जाते हैं कैंसर का नाम सुनते ही, उनकी काउंसलिंग किस प्रकार से की जाती है और किस तरह का इलाज उन्हें प्रोवाइड करवाया जाता है? देखिए, संजीवनी सीबीसीसी यूएसए कैंसर हॉस्पिटल एक 100 बेडेड कैंसर हॉस्पिटल है, जिसमें कैंसर सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक कैंसर सर्जरी, रोबोटिक कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी और बहुत ही हाई मॉडर्न टेक्निक, हाई एंड रेडियोथेरेपी मशीन, जिसमें रैपिड आर्क, आईजीआरटी, आईएमआरटी, इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी, इस तरह की सुविधाएं। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया, इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी अप्रोच यानी कि नेचुरोपैथी एवं आयुर्वेद की भी क्लिनिक हमारे यहाँ प्रति मंगलवार और शुक्रवार को इसकी ओपीडी, जिसमें डॉक्टर अनिल गुप्ता जो पीएचडी हैं उनकी क्लिनिक। इसके अलावा हमारे यहाँ न्यूक्लियर मेडिसिन यानी कि नाभिकीय चिकित्सा, जिसमें पेट स्कैन, न्यूक्लियर स्कैन्स, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, ब्लड से संबंधित सारी बीमारियों का इलाज, जिसमें कि ब्लड कैंसर, मुख्य रूप से ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, इसके सभी के अलग अलग टोटल 15 स्पेशलिस्ट हैं और कम से कम 30-35 जूनियर एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं जो राउंड द क्लॉक वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। और इसके अलावा ब्लड बैंक की सुविधाएं और अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी की सुविधाएं और सारे जो एसेसरी सर्विसेज जैसे कि फिजियोथेरेपी, डाइट, काउंसलिंग, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर मेमन, आखिरी सवाल, दर्शक जो इस वक्त आपको देख रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैंने जैसे आपको शुरू से बताया कि कैंसर जो है वो एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है।
90% केसेस में ये प्रिवेंटेबल होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, रेगुलर एक्सरसाइज, जीवन शैली, आहार, दिनचर्या, स्ट्रेस को कम करना, अगर हम ये करते हैं तो 90% केसेस में हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। 10% केसेस में, जैसे मैंने आपको बताया, जेनेटिक होते हैं, उसको रोकना हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद अगर हमारी फैमिली में किसी को कैंसर है तो हम अपने टेस्ट कराना हमको चाहिए, रेगुलर स्क्रीनिंग करानी चाहिए, जेनेटिक टेस्ट कराना चाहिए। जेनेटिक टेस्ट कराने से अगर हम ज़्यादा हाई रिस्क में हैं तो हम उसका पहले से ही सावधानी बरत के ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है ये तमाम बातचीत जो इस वक्त डॉक्टर मेमन से हमने की है। सर देखिए, दर्शकों को भी यही बताना चाहेंगे कि कैंसर को हराना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, और इसके लिए ज़रूरी है, जैसा डॉक्टर मेमन ने भी आपको बताया है, कि जेनेटिक अगर कैंसर है तो उससे लड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करें, अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करें, हेल्दी रहें, हेल्दी डाइट लें, ताकि आप कैंसर जैसी बीमारी को भी जड़ से खत्म कर सकें। और उसके बाद डॉक्टर मेमन जैसे सीनियर डॉक्टर्स तो हैं ही हमारे बीच में। बहुत शुक्रिया सर, बंसल न्यूज से इस बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश आयुष्मान में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।